गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 9th का साउंड चैप्टर का थोड़ा इम्पोर्टेंट्स नोट्स बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ें चैप्टर ख़त्म कराने वाला हूँ आपका ये। इससे पहले मैं शुरू कराने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जो इसके नीचे चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वो आप उसको प्रेस करिए, ताकि भविष्य में फ्यूचर में जो भी मैं आपको वीडियो बना के डालूँ चैनल पे और किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप तक आराम से पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सके घर बैठ के। क्लास मिल जाएगी आपको घर बैठे। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। का नाम है साउंड। तो साउंड होता क्या है? तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है जो हम जिससे ये अपने ईयर्स की सहायता से हम सुन सकते हैं उसको। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वी कैन राइट दिस कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन। सोर्स ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन मीन्स कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है एंड साउंड कहाँ से मिलता है हमें। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि साउंड कहाँ से मिलता है। तो साउंड हम जब भी कोई भी चीज़ वाइब्रेशन करती है और मोशन करती है तो वहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। अ सोर्स ऑफ वाइब्रेशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉर्मली अ सोर्स ऑफ साउंड। इट मीन्स कि भाई वाइब्रेशन जहाँ से भी सोर्स, जो भी सोर्स जिससे वाइब्रेशन होती होगी वहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। एंड साउंड प्रोपोगेशन कैसे करता है? ठीक है। तो साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है? तो साउंड जो होता है कि साउंड जैसे कि जहाँ से सोर्स है वहाँ उस सोर्स से जब प्रेशर डेवलप होता है तो वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है, और आगे वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद वो वाला पार्टिकल थोड़ा आगे एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है, और ऐसे करते 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 हमारे ईयर तक वो एनर्जी पहुँच जाती है। ठीक है। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ऐसा मतलब साउंड को बिना मीडियम के थ्रू तो हम बिना प्रोपोगेट करा ही नहीं सकते। प्रोपोगेट मतलब चला नहीं सकते, तो मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। मीडियम मतलब माध्यम। अगर कहीं पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होना बहुत मुश्किल। मतलब साउंड प्रोड्यूस भी होगा तो ट्रैवल नहीं करेगा, मतलब प्रोपोगेट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल medium must be elastic so that the medium particle have the tendency to return back to their original position after the displacement। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो मीडियम होना चाहिए वो इलास्टिक होना चाहिए, ताकि जो वाइब्रेशन फ्रो एंड बैक होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे, मतलब डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वो दोबारा से रिटर्न बैक अपने पोजीशन पे आ सके, क्योंकि साउंड वेव की तरह जब चलती है तो उसमें आपका इलास्टिक मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मीडियम मस्ट हैव द इनर्शिया सो दैट इट्स पार्टिकल हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। तो मीडियम जो होना चाहिए, मीडियम मस्ट हैव द इनर्शिया सो दैट इट्स पार्टिकल हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम शुड बी नेग्लिजिबल टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। द मतलब जो सरफेस होना चाहिए वो ऐसा सही होना चाहिए ताकि जिससे कि लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, और एकदम बढ़िया साउंड हमारे पास पहुंच सके। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी और जिससे कि मेरी आवाज़ में गड़गड़ाहट आने लग जाएगी, तो जिसमें कि वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगी वहाँ से, तो और आपके पास साउंड अच्छे से नहीं पहुँचेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये में नोट्स आपको, आप इस वीडियो को रोक के आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। कॉपी में नोट करने के बाद आपके सामने रहेगा, और फिर आप जब भी आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स। अब आपको पता है कि साउंड जो ट्रैवल करती है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। अ मैकेनिकल वेव इज़ अ पीरियडिक डिस्टर्बेंस विच रिक्वायर्स अ material medium for its propagation on the basis of the motion of the particle. The mechanical waves are the classified into two parts. Okay, तो पहला पार्ट है ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकेंड पार्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, the wave is known as transverse wave. For the example wave produced in a string, in a stretched string. Okay, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ थोड़ा सा कि जैसे कि मान लीजिए साउंड ऐसे चलने वाला है, तो जो वाइब्रेशंस होनी चाहिए पार्टिकल की वो ऐसे होनी चाहिए।
ऐसे, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। और ये जो बीच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ओके। ये वाला पार्ट जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। क्लियर है। एंड टू कंजिक्यूटिव मतलब लगातार दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेव लेंथ को हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ, ओके। यू कैन ऑल्सो से दैट कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज ऑल्सो वेव लेंथ। क्लियर है। मतलब अगर किसी साउंड की अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर सुरीला साउंड जो होगा तो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, और वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, देन द वेव इज़ नॉन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसका भी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल सारे पास पास आ गए एकदम से, ठीक है। ये पार्टिकल जब आगे बढ़े तो इन्होंने, ये पार्टिकल थोड़ा जब रिलैक्स हुए तो ये वाले पार्टिकल ऐसे ही थे, ये पार्टिकल जो है इधर जिसमें जहाँ ज़्यादा डेंसर है ये इसमें आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये वाला जो पार्टिकल्स हैं इसमें एनर्जी आ जाएगी और ये एकदम पास पास हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे वाला जो मीडियम वो पार्टिकल थे वो ऐसे ही था, मतलब रिलैक्स मोड में था, तो ये वाला जो है अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर ये एकदम पास पास थे हो जाएंगे दोबारा से एनर्जी। और इस तरह से अगर यहाँ पे सोर्स होगा, लिसनर होगा, तो लिसनर को ये साउंड सुनाई दे देगा, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेंसर, यहाँ पे रेयरर, यहाँ पे फिर डेंसर मीडियम, फिर यहाँ पे रेयरर और फिर यहाँ पे डेंसर मीडियम, ठीक है। क्लियर है। तो दो डेंसर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ हो जाएगा, दो रेयरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका वेवलेंथ हो जाएगा। वही वाला हिसाब किताब है जो दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बढ़ सकते हैं। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? The wave which do not require medium for propagation are called electromagnetic waves. These waves can travel through vacuum also. For example, light waves and X-rays. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी भी पाइप में या किसी भी जगह पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए, मतलब कोई भी मीडियम ना हो, बिल्कुल एयर भी बिल्कुल खींच ली जाए, बिल्कुल सोख ले जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, तो वहाँ पे तो भी ये प्रोपोगेट करेंगे, तो भी ये चलेंगे, तो भी ट्रैवल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइट चलेगी चाहे कहीं भी वैक्यूम कितना भी क्रिएट कर दो आप, ठीक है। इसी तरह से एक्सरेज, तो ये एक्सरेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों का कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। तो जो इसका साउंड वेव है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। कई बार एग्जाम में आता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। अब आइए एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड में अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, डायग्राम बना के। उसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये है और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, मतलब ठीक है, एकदम बीच से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरह से आप समझ में आया। अब आइए द एसआई यूनिट ऑफ द एम्पलीट्यूड इज मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। क्लियर हो गया? एम्पलीट्यूड की भी यूनिट पता चल गई आपको, फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट पता चल गई हर्ट्स। अब टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर?
फ्रिक्वेंसी अगर निकालना हो आपको तो 1 बाय टाइम करना पड़ेगा, और इसको न्यू से दिखाते हैं, जैसे ये वी की तरह लग रहा है, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड टी। वेवलेंथ मैं आपको बता चुका हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ वेव इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। फिर अब आगे आइए कि वेलोसिटी ऑफ वेव, velocity of the wave, the distance traveled by a wave in a 1 second is called velocity of the wave, the SI unit of the velocity is wave is meter per second, clear। अब आइए पिच इज़ अ सेंसेशन, ब्रेन इंटरप्रिटेशन, अगर साउंड कैसे ब्रेन हमारा जो है उस साउंड को कैसे समझता है, ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड और फ्रॉम अ ग्रेव फ्लैट साउंड। मतलब क्या है कि पिच जैसे कि आपका उसको समझने की शक्ति है, किसी भी ब्रेन, अगर ब्रेन उसको सही समझता है तो वो साउंड ठीक है, अगर वो ब्रेन नहीं समझ पाता तो वो साउंड नॉइज़ बन जाती है, क्लियर, ठीक है। तो अब आइए लाउडनेस, इट इज़ अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। अब ये लाउडनेस कितनी है, लाउडनेस का मतलब साउंड एनर्जी पर सेकेंड कितनी आ रही है आपके पास, ठीक है। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, क्लियर है। जैसे कि हम कई बार रूम में बोलते हैं तो हमें अपनी ही साउंड दोबारा सुनाई देती है, तो ये चीज़ कहलाती है रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर है। इंसिडेंस मतलब क्या होता है कि अगर साउंड वेव ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्शन का जो एंगल होना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आइए इको क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ हियरिंग बैक आवर ऑन साउंड इज कॉल्ड एन इको, ठीक है। हमारे जो हम दोबारा से सुनते हैं अपने ही साउंड को, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज। अगर लार्ज साइज जगह पे जब चले जाएँ पहाड़ वगैरह के एरिया में, वहाँ पे आपको क्या होगा, अपना ही साउंड आपको बहुत सुनाई देगा बार बार, एक बार आप बोलेंगे तो वो इको होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है, इको की डेफिनेशन, ठीक है। अब आ गया ये रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग, इको एंड डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन बॉडी, ठीक है। तो इट इज़ द टाइम एट विच एन इको इज हियर्ड, डी इज द डिफरेंस, t is the time, okay, and d is the distance between the source of sound and the reflecting body, and v is the speed of the sound. The total distance traveled by sound is 2d. 2d means एक बार जाना एक बार आना, ठीक है। तो द वेलोसिटी निकल जाएगा आपका 2d, यानी 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो 2d हो जाएगा, और अपॉन में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम उसके बीच में, सोर्स के और बीच में और वहाँ के बीच में जो सरफेस है वहाँ के बीच का अगर डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगा vt/2, डी की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। लेकिन वेलोसिटी निकालें तो 2d/t, क्योंकि 2d इसलिए हुआ क्योंकि एक बार गया और एक बार आया, इसलिए 2d हो गया, ठीक है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इकोज, अब देखो फॉर इकोज बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब इको बनाने के लिए जो आप ये पेपर में बहुत बार आ सकता है कि इको बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17.2 मीटर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17.2 मीटर, इतना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच में और सोर्स के बीच में। द वेव लेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ठीक है, वेव लेंथ जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्टिंग बॉडी की हाइट से कम होना चाहिए। The intensity of sound should be sufficient so that it can be heard after reflection. इंटेंसिटी भी सही होनी चाहिए ताकि आपको उसकी साउंड को सुनाई दिया जा सके, यानी उसकी पावर सही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रिवर्बरेशन क्या होता है, अब रिवर्बरेशन जो होता है, persistence of sound after its production is stopped is called reverberation. A short reverberation is disabled in concert hall where music is played. जैसे कि मान लीजिए आप हॉल वगैरह में मूवी देखना चाहते हैं तो शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन, अ शॉर्ट रिवर्बरेशन इज अ डिजायरेबल इन कंसर्ट, मतलब जो आपका हॉल में जाते हैं वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा इको सुनाई देने लगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि साउंड को कम कर देते हैं, ठीक है, डिजायर्ड इन अ कंसर्ट हॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग जो होता है, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, क्लियर है, यानी 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए, ठीक है।
20 से 20,000 हर्ट्स तक, ठीक है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, या फिर इंफ्रासाउंड। ये ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि 20 हर्ट्स से कम अगर साउंड है तो वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्स मतलब 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज अ प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन्स। अब ये कि डॉल्फिन जो होती है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, द अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी एंड ऑल्सो ए सर्जिकल टूल. It is also used in a wide variety of industrial application of the process. Some creatures use ultrasound for information exchange and for the detection of the location of the object. Also bats यानी चमगादड़ and the porpoises are found to ultrasound for navigation and it locate food in the darkness or at a place where there is a inadequate light for vision. कुल मिलाकर के अल्ट्रासाउंड का बहुत इसमें यूज़ आपके सामने लिखा हुआ है ना। मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कई जगह पे कोई चीज़ों का पता लगाने के लिए जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ से आप उसको यूज़ करके, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन रेंज इन दिस साउंड वेव्स आर यूज्ड. Sound waves are emitted by a source. These waves travel in a water with velocity and reflected the target. अब देखिए क्या होता है कि सोनार वेव्स जैसे क्या होता है, किसी भी सी के अंदर उसकी गहराई का अगर पता लगाना हो हमें तो हम इस सोनार का इसका यूज़ कर सकते हैं, साउंड का, ठीक है। क्या करता है, साउंड जाता है वी वेलोसिटी से और उसको जिस टारगेट जहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है उस टारगेट को हिट करता है और वहाँ से वो फिर बैक आता है। बैक आने के बाद इससे हमें क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस पता चल जाती है हमें, ठीक है। तो यूजेस क्या होता है, द सोनार सिस्टम इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अनसीन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, जो नहीं दिखाई देती जहाँ तक की चीज़ें वहाँ मतलब वहाँ तक का चीज़ों का हमें डिटेक्ट पता चल जाता है कितना नीचे है वो, कोई चीज़ कितनी नीचे है, ठीक है। कुछ ऐसे मान लीजिए शिप डूब गया या फिर कोई पत्थर जिसका पता लगाना हो, ठीक है, या फिर कुछ भी पता लगाना हो जो कि बिल्कुल नीचे हो और हम नहीं जा सकते वहाँ तक, तो इसलिए वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सोनार इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज इन अ मेटल ब्लॉक और शीट विदाउट डैमेजिंग दैम। अब देखिए मेटल ब्लॉक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई भी, तो कहीं उसके अंदर अगर हम नहीं घुस नहीं सकते तो इसी के प्रोसेस के थ्रू हम इसको कोई डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये ह्यूमन ईयर, इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इनेबल्स अस टू हियर अ साउंड. It converts the pressure variation in air with audible frequency into electric signal which travel to brain via the auditory nerve. अब देखिए ह्यूमन ईयर जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है, तो ये क्या करता है, आराम से सुनता है पहले चीज़ों को और उसको आराम से क्रिएट करता है सिग्नल्स में और उसको हमारे ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है और चीज़ों को वो समझता है, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट. देयर ऑडिटरी फंक्शन आर एज फॉलोज. सबसे पहले आउटर ईयर, ठीक है. Outer ear is called pinna. It collects the sound from the surrounding. The collected sound passes through the auditory canal. ठीक है, auditory canal में जाता है. At the end of the auditory canal there is a thin membrane called eardrum. eardrum होता है, ठीक है. Which compression of this medium, when compression of the medium produced due to the vibration of the object reaches the eardrum, ठीक है. The pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. जो साउंड होता है वो eardrum के थ्रू अंदर जाता है. Similarly the eardrum moves outward when a rarefaction reaches. ठीक है. In this way the eardrum is vibrates. eardrum vibrates होता है तो साउंड हमारे को सिग्नल मिलता है और हम सुनते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है मिडल ईयर. The vibration are amplified several times by 3 bones. एम्पलीफाइड किया जाता है, वाइब्रेशन को थोड़ा और किया जाता है. हैमर, एनविल एंड ये 3 आपका बोन्स है, द हैमर, एनविल एंड द स्टिरअप इन द मिडल ईयर विच एक्ट एज अ लीवर्स. मतलब कुल मिलाकर के एम्पलीफाइड करते हैं, साउंड को थोड़ा बढ़ाते हैं. द मिडल ईयर ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर, ठीक है. अब आगे बढ़िए. ठीक है. अब इनर ईयर, in the inner ear the pressure variation are turned into the electrical signal by the cochlea, ठीक है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं प्रेशर वेरिएशन को. दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दैम एज अ साउंड, ठीक है.
तो इस तरह से इनर ईयर काम करता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज पूरा साउंड का चैप्टर समझा दिया है। और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं और अधिक वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ठीक है, और अब अपने दोस्तों को शेयर करिए अधिक से अधिक। धन्यवाद।